इतिहास की 12वीं की पुस्तक का ये चैप्टर 7 होगा, जिसका नाम है हम्पी, विजयनगर का स्थापत्य। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो विजयनगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विजयनगर जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, और जिस तरह से उत्तर भारत में हमेशा राजनीतिक उथल पुथल के लिए फेमस रहा, वैसे दक्षिण भारत जो है वो हमेशा अपने सांस्कृतिक इतिहास को लेकर बहुत ज़्यादा इतिहास में प्रसिद्ध रहा। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में ये वही क्षेत्र था जहाँ पर सबसे पहले संगम काल का इतिहास हमको यहीं से देखने को मिलेगा, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य काल को हम इसमें देखेंगे, जो कि प्रथम सदी के इतिहास में ये तीनों राज्य यहाँ पर अस्तित्व में आए थे। उसके बाद जब हम 9वीं सदी में बात करें तो यहाँ पर चोलों का राज्य स्थापित हुआ। चोलों का इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। चोल अपने स्थानीय स्वशासन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे इतिहास में। इनका जो स्थानीय स्वशासन था, मतलब कैसे शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, इसके लिए चोल अपने इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। तो खैर, चोलों को हम बाद में जब इनका नया चैप्टर शुरू होगा तो उसमें हम देखेंगे। अभी हमें चोलों के बारे में बात नहीं करना, अभी हमें बात करना है विजयनगर के बारे में। तो हम दक्षिण के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य काल का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें और जो प्रथम सदी इसमें देख रहे हैं, प्रथम सदी में ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे, जिसको कि संगम काल संयुक्त रूप से बोला जाता है। फिर हम देखेंगे 9वीं सदी में यहाँ पर चोलों का पुनरुत्थान हो रहा है, और इसके बाद इसी समय या इससे कुछ समय पहले यहाँ पर चोलों के साथ साथ राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लवों का शासन देखने को मिलेगा। तो इन पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का और चोलों का, चालुक्यों का, इन सभी का आपस में हमेशा से ये संघर्ष रहा, और इस संघर्ष का जो कारण था वो था तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो उपजाऊ भूमि था, जिसको रायचूर दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए हमेशा ये तीनों तो नहीं कहेंगे, चारों आपस में संघर्ष रहते रहे, जिनमें सबसे ज़्यादा आपसी संघर्ष रहा वो था आपका राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लवों के बीच में, जिसमें राष्ट्रकूटों की अंततः विजय हुई थी, और इनका इसी समय चोलों के साथ भी संघर्ष होता रहा, और ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ रायचूर क्षेत्र में अधिकार को लेकर हुआ। तो ये कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी थे उसके बीच का जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था, वो दक्षिण की सर्वोत्तम उपजाऊ भूमियों में से एक थी, और इन्हीं पर अधिकार के लिए हमेशा राजवंशों में संघर्ष होते रहे, झगड़े होते रहे। तो आज जो हम क्षेत्र की बात करेंगे वो हम विजयनगर की बात करेंगे, जो इसी दक्षिण का एक राज्य था जिसकी हम बात करेंगे। और फिर हम इसमें देखेंगे इसका कैसे बहमनी राज्य के साथ संघर्ष हुआ। तो विजयनगर का और बहमनी राज्य का जो संघर्ष था वो अंततः ख़त्म हुआ था तालीकोटा के युद्ध में, जिसमें अंततः बहमनी शासकों ने एकजुट होकर विजयनगर पर हमला किया, और विजयनगर अंततः समाप्त हो गया। लेकिन विजयनगर समाप्त हो गया, पर उसकी स्थापत्य आज भी बोलती है, और वो अपने स्थापत्य के लिए इतिहास में आज भी अमर है। तो इस चैप्टर में हमको जो देखना है वो ये कि सबसे पहले हम विजयनगर को देखेंगे। इसमें 4 राजवंश आएंगे। संगम वंश से स्टार्ट होगा, क्योंकि संगम वंश के जो शासक होंगे उन्हीं दोनों ने मिलकर इस साम्राज्य की नींव डाली है। तो संगम वंश में हम देखेंगे कि कौन कौन से शासक हैं। उसके बाद हम सीधा आएंगे तुलु वंश में, फिर हम देखेंगे तुलु वंश में कौन कौन से शासक हैं, फिर सुलु वंश आएगा, सुलु वंश में कौन कौन से शासक हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे अरविंदु वंश। जिसके बाद ये जो वंश है इसमें ये विजयनगर का साम्राज्य ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद अरविंदु वंश के जो शासक थे वो उतने ज़्यादा योग्य और कुशल नहीं रहे कि अपने साम्राज्य को संभाल सकें, क्योंकि विजयनगर के जितने भी शासक हुए उनका हमेशा से ही बहमनी राजवंश के राजाओं के साथ संघर्ष होते रहे। अब ये बहमनी राज्य क्या है? तो जिस तरह से दक्षिण भारत में जब विजयनगर की स्थापना हो रही थी, उसी समय उत्तर भारत में बहमनी शासन यानी मुस्लिम शासन की नींव पड़ रही थी। विजयनगर एक हिंदू शासन था या हिंदू राजवंश था, और बहमनी जो था वो एक मुस्लिम राजवंश था। दोनों के बीच में हमेशा ही संघर्ष होता रहा, और बहमनी शासकों ने एकजुट होकर, जो कि बहमनी शासक जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहमनी शासकों को के कई गुटों में वो बट गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर विजयनगर साम्राज्य को हराना है तो हम सभी को एक होना पड़ेगा। और इस तरह से विजयनगर बहमनी राज्य के जितने भी शासक हुए उन सभी ने अपने आप को एक किया, और एक होकर उन सब ने विजयनगर के शासकों पर हमला किया, और फिर जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहलाया राक्षसी तड़ाग, जिसको कि तालीकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में अंततः विजयनगर का अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में हमको ये भी देखना है कि कैसे बहमनी राज्यों के साथ उसका संघर्ष हुआ। विजयनगर के शासकों के बारे में देखना है, उनके राजवंशों के अनुसार। फिर जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ देखना है वो ये देखना है कि विजयनगर जिस समय था उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं।
जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बहुत कुछ इस बारे में लिखा है। तो जब हम मध्यकाल के इतिहास की बात करते हैं तो जब हम इससे पहले जो चैप्टर था अपने मुगलों के बारे में पढ़ा, तो हमने उसमें देखा कि कितने कौन कौन से शासक आए थे, उन्होंने कौन कौन सा इतिहास लिखा और वो मुगलों के शासन व्यवस्था को जानने में कितने उपयोगी सिद्ध हुए। तो जब हम विजयनगर को पढ़ेंगे तो इस समय जितने भी विदेशी यात्री आए उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो कुछ लिखा वो भी मध्यकाल के इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। तो इसलिए उसको भी देखना बहुत आवश्यक है कि कौन सा यात्री किस विजयनगर के किस राजवंश के किस शासक के समय में आया था, वो कब आया था, कहाँ से आया था और उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा वो क्या कहलाया और उसमें उसने किन बातों का जिक्र किया, तो वो भी हमको देखना है। फिर चूँकि हमने कहा कि जैसे कि दक्षिण जो है वो हमेशा अपने स्थापत्य अपने संस्कृति को लेकर फेमस रहा और विजयनगर जो है वो दक्षिण का ही एक राज्य था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जो राज्य था ये भी अपने स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा होगा इतिहास में। तो हम इसके स्थापत्य के बारे में भी देखेंगे कि इसकी जो स्थापत्य थी उसकी क्या विशेषताएँ थी, वो किस लिए इतिहास में इतना फेमस है, ये सब हमको देखना है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद हाँ एक और चीज़, इसमें हम लोगों को न्यायांकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था भी देखना है। जैसे हम लोग मुगल काल या मनसबदारी व्यवस्था को देख रहे थे, सल्तनत काल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इक्ता व्यवस्था को देखेंगे। उसी तरह जब हम विजयनगर पढ़ेंगे तो इसमें हमको आयंकर व्यवस्था और न्यायांकर व्यवस्था को देखना पड़ेगा, जिसमें कि राजस्व के बारे में कहा गया है, जिसमें कि वहाँ के शासकों की नियुक्तियों के बारे में, शासक कैसे होते थे, किस तरह से प्रशासन चलता था, उसके बारे में हमको देखना है। फिर जो चीज़ हमको देखना है वो है यहाँ के बाज़ारों के बारे में, यहाँ के व्यापार के बारे में हमको देखना है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारा बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन इसमें जानने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एक करके देखेंगे। और आज जब हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर का संक्षिप्त इतिहास से, तो इसके लिए मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ले जाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि संगम वंश के जो शासक थे उन्होंने किस तरह से विजयनगर राज्य की स्थापना की और संगम वंश में कौन कौन से शासक रहे, उनका टाइमिंग क्या रहा, उसमें किस शासक ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए और फिर जो अगला जो राजवंश था उसमें कौन कौन से शासक हुए। तो आपको टेक्स्ट बुक में ले जाके दिखाती हूँ, आप उसका नोट्स करते जाना, ठीक है। चलिए टेक्स्ट बुक में चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विजयनगर का संक्षिप्त इतिहास। याद रखना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, ये दो नाम याद रखना और ये ईस्वी याद रखना। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में स्थित है। अब ये रायचूर दोआब क्या है? गंगा और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उस भूमि को क्या कहा गया? रायचूर दोआब का क्षेत्र। तो इसके ठीक दक्षिण में ये भाग स्थित है और इसके ठीक उत्तर में कौन सा भाग स्थित है? बहमनी राज्य। तो रायचूर दोआब के उत्तर भाग में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ठीक 11 वर्ष पहले। जैसे 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना की, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की रायचूर दोआब के ठीक उत्तर भाग में। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। इस समय उत्तर भारत में तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये भी याद रखना कि जिस समय बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में किस वंश का और किस शासक का शासन था? तो आपको बताना सल्तनत काल के तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य को क्रमशः 4 वंशों में विभाजित किया गया है। जिसका पहला वंश है वो कहलाएगा संगम वंश। संगम वंश का टाइमिंग है 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। इस वंश के प्रमुख राजा कौन हुए? हरिहर, जिसने 1336 से 1354 ईस्वी तक शासन किया। फिर है बुक्का, जिसने 1354 से लेकर 1378 ईस्वी तक शासन किया। ये दोनों आपस में भाई थे। फिर जो तीसरा जो शासक हुआ वो कहलाया हरिहर द्वितीय। इसका जो शासन था वो था 1378 ईस्वी से लेकर 1406 ईस्वी तक। इसने रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए बहमनी राज्य पर आक्रमण किया, मगर फिर फिरोज शाह बहमनी ने इसे परास्त कर दिया। अब जो नेक्स्ट जो इसमें इसी वंश के जो चौथे शासक होंगे वो है देवराय प्रथम। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसका शासनकाल 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में इटली का यात्री जो था निकोलो कोंटी, वो उसने विजयनगर की यात्रा की थी। यहाँ से सवाल आते हैं। नेक्स्ट जो शासक हुआ 5वां शासक वो कहलाया देवराय द्वितीय। इसका टाइमिंग रहा 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक। इसके समय में कौन आया था? ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक ने इस काल में विजयनगर की यात्रा की थी। लास्ट जो था इस वंश का शासक वो कहलाया मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष।
इनका टाइमिंग रहा 1446 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो यहाँ पर संगम वंश खत्म होता है। यहाँ से फिर दूसरा वंश शुरू होगा, सालू वंश। सालू वंश का टाइमिंग रहा 1486 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक कौन रहा? नरसिंह सालू। इसीलिए इस वंश का नाम जो है वो सुलू वंश या सालू वंश या सुलू वंश कहीं कहीं कहा जाता है, वही पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट वंश आया वो कहलाया तुलु वंश। तुलु वंश का टाइमिंग रहा 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक कौन रहा या इस वंश का पहला शासक कौन रहा? वीर नरसिंह, जिसका टाइमिंग रहा 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। यह तुलु वंश का संस्थापक रहा। इसी वंश का दूसरा जो शासक था कृष्णदेव राय, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक इसका टाइमिंग रहा। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसको याद रखना। 1520 ईस्वी में बीजापुर को इसने जीता था। पुर्तगाली गवर्नर अब्दुल अलबुकर्क को उसने भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की। उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में विजय भवन का निर्माण किया। जिस तरह से हमने अकबर को देखा था, गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया, उसी तरह इसने भी क्या किया? उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में विजय भवन का निर्माण करवाया था। वह एक महान विद्वान था और कला तथा विद्या का पोषक था। तेलुगु राजनीति पर उसने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ लिखा था। उसने एक संस्कृत नाटक की भी रचना की थी जिसका नाम था जाजवंती कल्याणम, ये सब लिखते जाना, की रचना की थी। इसके काल में तेलुगु साहित्य की काफ़ी उन्नति हुई थी क्योंकि यह खुद तेलुगु का एक विद्वान था। इसके दरबार में 8 विद्वान थे जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा गया। जिस तरह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे, वैसे ही इसके दरबार में 8 विद्वान थे जिनको उसने अष्ट दिग्गज कहा था। और उसने स्वयं को आंध्र भोज यानी आंध्र का राजा कहा था। उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि जन कल्याण हेतु उसने कृषि की उन्नति के लिए अनेक तालाबों और नहरों का निर्माण करवाया। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया। मतलब क्या है, इससे पहले जितने भी शासक हुए उन लोगों के समय में विवाह के समय में कर लिया जाता था, लेकिन इस शासक ने क्या किया? इस कर को अलोकप्रिय बताया और इस कर को समाप्त कर दिया। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थी जिनके नाम थे तिरुमला देवी और चिंता देवी। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया था। उसने अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। कहा जाता है कि उसने विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और पंपा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया था। कृष्णदेव राय ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों के भव्य गोपुरम को जोड़ा। गोपुरम क्या होता है? मंदिरों का प्रवेश द्वार, इसको गोपुरम कहा जाता है। उसने रायचूर दोआब पर भी अत्यधिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पुर्तगाली विदेशी यात्री जो था एडवर्डो बारबोसा और डोमिंगो पेज कृष्णदेव राय के काल में ही विजयनगर आए थे। इन दोनों ने ही कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व के चरित्र की काफ़ी प्रशंसा की है और डोमिंगो पेज ने विजयनगर को की जो तुलना है उसने रोम के नगर से की है कि वो रोम के नगर के समान ही वैभवशाली है और विश्व का सर्वोत्तम नगर उसने विजयनगर को बताया। कृष्णदेव राय ने जो ग्रंथ की रचना की थी अमुक्त माल्यद, उसमें राजा के व्यापार संबंधी दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए उसने लिखा है कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती आदि अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। राजा का यह भी दायित्व है कि वह उन विदेशी नाविकों की भलीभांति देखभाल करे जो तूफान, बीमारी अथवा थकान के कारण उनके राज्य में उतरे हैं। अब जो अगला शासक था इस वंश का वो था अच्युत देव राय। उसका टाइमिंग था 1530 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक। पुर्तगाली नाविक फर्नाओ नूनीज इसके काल में भारत आया था। डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर ही सीवेल ने अपनी पुस्तक फॉरगॉटन एम्पायर लिखी है। इसके बाद जो शासक था वो था सदाशिव। सदाशिव का टाइमिंग था 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक। यह नाम मात्र का शासक था। राज्य की वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में केंद्रित थी। मतलब ये एक अयोग्य शासक था, लेकिन इसका जो मंत्री था वो काफ़ी योग्य व्यक्ति था और उसने इसके नाम पर विजयनगर को शासित किया। राम राय ने बहमनी राज्य में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और इस तरह उसने बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित कर दिया था।
तो बहमनी राज्य जो था, जो जिसका हमेशा से विजयनगर के शासकों के साथ संघर्ष होता रहता था, तो बहमनी राज्य को उसने कमज़ोर करने के लिए क्या किया राम राय ने कि इसके राज्यों में फूट डलवा दी और उसे 5 भागों में विभाजित कर दिया। तो वो 5 भाग कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखना। पहला है बीजापुर का आदिल शाही, इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। दूसरा है गोलकुंडा का कुतुब शाही, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। तीसरा है बीदर का वरीद शाही, इसके संस्थापक है अमीर अली वरीद। चौथा है बरार का इमाद शाही, इसके संस्थापक है फ़तेहुल्लाह इमाद शाह। और फिर नेक्स्ट है अहमदनगर का निजाम शाही, इसके संस्थापक है मलिक अहमद। तो जब बहमनी राजू ने समझ लिया कि राम राय ने इसमें फूट डाल कर इन्हें कमज़ोर कर रहा है, इस्लाम का अपमान कर रहा है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपने आप को एकजुट कर लिया और उन्होंने मिलकर, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये सब ने मिलकर 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को परास्त कर दिया। तो अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय का सिर काटकर एक भाले पर टांग कर इसे घुमाया। इस प्रकार न केवल राम राय खत्म हुआ बल्कि विजयनगर का भी सर्वनाश हो गया। लेकिन फिर कुछ वर्षों तक एक वंश यहाँ पे जिंदा रहा, जो था अरविंदु वंश, जिसने 1570 से लेकर 1615 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के पतन के पश्चात तिरुमल ने अरविंदु वंश की स्थापना की। अरविंदु वंश ने पेनुगोंडा और चंद्रगिरी से शासन किया। रंग तृतीय विजयनगर शासन का साम्राज्य का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो ये था विजयनगर का संपूर्ण राजनीतिक इतिहास, जिसमें हमने देखा 4 वंशों के बारे में और प्रत्येक वंश में कौन कौन शासक हुए उसके बारे में हमने देखा। अगला जो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।